प्यारे बच्चों, हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पिछले हिस्से में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी। अब आज इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीनी युग से पहले की बात थी। अब इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, इंडस्ट्रियों में मशीन इंट्रोड्यूस हुई, तो मशीनों से किस तरह प्रोडक्शन हुआ और मशीनों से किस तरह हमारी लाइफ इफेक्ट हुई, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स की बात करें। मशीन्स इंग्लैंड से शुरू हुई, या फिर ये मान लीजिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले लंदन से शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ, और इन्होंने जो मशीन्स बनाई किस तरह से उसका यूज हुआ और कहां हुआ। तो सबसे पहले बात करी जाए जेम्स वॉट और जॉर्ज स्टीफेंसन, जिन्होंने स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जिन्होंने पहली बार स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बात थी कि इस स्टीम इंजन का यूज कहां कहां हुआ। मशीनें इंट्रोड्यूस हुई तो सबसे पहले स्टीम इंजन आया। इस स्टीम इंजन का उपयोग कहां कहां हुआ? इस स्टीम इंजन का उपयोग कोल माइंस और कॉटन इंडस्ट्रीज में, इसको स्टीम इंजन का उपयोग कोल माइन और कॉटन इंडस्ट्री में हुआ। कोल माइंस मशीन इंट्रोड्यूस होने से पहले जो मशीनों का यूज हो, जो कोल माइंस में काम होता था, वो मैनुअल लेबर, जिसको आप स्लेव्स भी कह सकते थे। मशीनें इंट्रोड्यूस होने से पहले कोल माइन पर जो ये सोर्स है, यहां से कोयला बाहर लाने के लिए जो टनल्स यूज की गई है, इस टनल में ह्यूमंस हैं, वो ट्रॉली को अपनी पीठ पर लादते हैं और इसको मैनुअल पावर में, मैनुअल लेबर में खींचकर ट्रॉली को बाहर लाते हैं। स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब इस स्टीम इंजन का फायदा हमने यहाँ कोल माइंस पर किया। जो मैनुअल जॉब होता था, जो ट्रॉली अब इंसान अपने वजन से खींच कर ले जाते थे, अब उसका यूज हम स्टीम इंजन पर से करना शुरू किए। दूसरी चीज, कॉटन इंडस्ट्रीज पर इस स्टीम इंजन का यूज कपड़ों को ड्राई करने के लिए किया गया। यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आई, हम लोगों ने मशीनें तो इंट्रोड्यूस की, लेकिन इस मशीन के इंट्रोडक्शन के बाद भी हम अभी भी मैनुअल जॉब प्रिफर कर रहे थे। क्यों? इन मशीनें इंट्रोड्यूस हुई, मशीनों के बावजूद भी हम मैनुअल जॉब प्रिफर कर रहे थे। क्यों? पहली चीज, कंपेयर करें तो हमारी कॉस्ट थी। कॉस्ट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहां पर हम कंपेयर करते हैं मशीन्स को और मैनुअल लेबर को, क्योंकि मशीनें नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं,
इसलिए मशीन की जो कॉस्ट थी वो बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली मैनुअल जॉब की। मशीनें इंट्रोड्यूस हुई लेकिन शुरुआती तौर पर मशीन बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए मैनुअल जॉब को प्रीफर किया गया। क्यों? क्योंकि मैनुअल जॉब सस्ता है, मैनुअल लेबर सस्ता है। दूसरी चीज एक्यूरेसी, जितना मशीन का एक्सेप्टेशंस था हमारे को कि हम मशीन लगाएंगे और उस मशीन को लगाने के बाद कितना फायदा होगा, तो जितना इसके मैन्युफैक्चरर उसकी एक्यूरेसी बता रहे थे उतना ये सुटेबल नहीं रही। जितनी मशीन की हम गारंटी कह सकते हैं कि मशीन इतना अच्छा प्रोडक्शन देगी, इतना अच्छा काम करेगी, वो चीज यहां पर को एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तीसरी चीज मेंटेनेंस। क्योंकि मशीनें नई हैं, मशीनें नई होने से अभी पब्लिकली अनअवेयरनेस है, इसलिए इस मशीन की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। जितना हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे कि मशीनें अच्छा काम देंगी, लेकिन मशीनों का रख रखाव उतना ही टिपिकल था, इसलिए हम आज भी मैनुअल जॉब को प्रेफर कर रहे थे। और जो अगली चीज थी, मशीन नई है, इसलिए इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। हम लोग मैनुअली काम करा रहे हैं, मशीनें इंट्रोड्यूस की, तो लेकिन मशीनें इंट्रोड्यूस करने से एक तरफ मशीनें महंगी हैं, दूसरी तरफ जितना हम इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि इतना सही काम होगा वो नहीं हुआ। इन मशीनों का मेंटेनेंस महंगा है और इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर या एक अच्छा टेक्नीशियन चाहिए था। साथ में लेबर आपकी कंटिन्यू है, इसलिए ओवरऑल अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो हमारा मशीन इंट्रोड्यूस होने के बाद से महंगा था। और अगली चीज, नेक्स्ट पांचवी चीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, मोस्टली इंडस्ट्रीज सीजन बेस्ड हैं। मोस्टली इंडस्ट्रीज सीजन बेस्ड हैं, इसलिए बाकी के समय में ये सारी अनऑपरेटेड हैं। मशीनें, इंडस्ट्रियां सीजन बेस्ड हैं, इसलिए अगर हम मशीन लगाते हैं तो बचे हुए समय में वो ऐसी ही रह जाती है। एक एग्जांपल ले लिया जाए सीजन बेस्ड इंडस्ट्री का। हमारे पास बुक बाइंडिंग का काम था, ठीक। जनरली बुक बाइंडिंग कब होती है? जब हम नई बुक परचेज करें, और नई बुक परचेज कब करेंगे? एट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। सेशन के शुरू होते समय हम नई किताबें खरीदेंगे और उनकी बाइंडिंग कराएंगे। बाकी के समय क्या करा जाए? बाकी के समय क्या करेंगे? अगर हमने बुक बाइंडिंग की इंडस्ट्री लगाई तो नई किताबें जब हम खरीदेंगे सत्र के शुरू होने पर, उसी समय उन किताबों की बाइंडिंग कराई जाए। बाकी के समय क्या कराया जाए? दूसरा एक एग्जांपल, आज केक पॉपुलर है, आज केक पॉपुलर है। नॉर्मली बर्थडे होता है, किटी पार्टी होती है या कोई बड़ा फंक्शन होता है, बिना केक के हम आज की तारीख में कोई भी चीज नहीं कर रहे। लेकिन
इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ है तो इस समय केक का एक पर्टिकुलर सीजन है, वो 25 दिसंबर, यदि आप डेट को लेकर चले तो ये क्रिसमस डे है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, और इस क्रिसमस डे का हिसाब एवरेज अगर लगाया जाए तो अराउंड 15 डेज का काम है। हम लोग 10 दिन पहले से क्रिसमस की तैयारी शुरू करें और 2-3 दिन बाद तक क्रिसमस सेलिब्रेशन रहेगा। तो ओवरऑल 365 और 366 डेज में से हमने कितने दिन यूज करने हैं? केवल 15 दिन यूज करने हैं। इसलिए ये जो भी इंडस्ट्रीज रही, ये हमारी सीजन बेस्ड इंडस्ट्री है। तो क्या इस सीजन बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा जाए? अब एक दूसरा एग्जांपल लें, कॉस्ट और इंडस्ट्री में मशीन का यूज लेकर। चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने गए, चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने गए हैं, जिस समय इन्होंने कंप्यूटर बनाया उस कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन है। जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया उसका नाम एनालिटिकल इंजन है। तो जिस समय ये कंप्यूटर बना, एनालिटिकल इंजन बना, लगभग इस कंप्यूटर का जो साइज था, इस कंप्यूटर का जो साइज था, हमारे 10 बाई 12 का जो रूम है, इतना बड़ा साइज था। और ऑपरेशन, क्योंकि कंप्यूटर नया है तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक उसको ऑपरेट कर सकता है। यदि मेंटेनेंस की बात करी जाए तो मेंटेनेंस, एक कमरे भर की पूरी वायरिंग चेक करने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना। ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हाँ, या फिर ये मान लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। इसलिए अगर ये सब चीज ऑब्जर्व कर ली जाए तो हमारी मशीनें इंट्रोड्यूस हो गई, बावजूद इसके हम लोगों ने मैनुअल लेबर अभी भी प्रिफर किया है। इस इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, मशीन तो इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन इस मशीन के इंट्रोडक्शन से, अभी तो हमने मशीनों के इंट्रोडक्शन के बावजूद भी हमने मैनुअल बात करी थी, अब बात करें कि मशीन के इंट्रोडक्शन के बाद जो रिक्वायरमेंट हुई, जो बेनिफिट्स हुए, अब वो क्या थे। क्योंकि अभी तक जो काम 5 आदमी कर रहे हैं या 6 आदमी कर रहे हैं, जिस काम को अभी तक मशीन इंट्रोड्यूस होने से अब वो काम केवल एक आदमी ही कर लेता है। इसका दूसरा एग्जांपल हम दें कि मशीनों के इंट्रोडक्शन से किस तरह से 5 से 6 आदमियों का काम एक आदमी ने करना शुरू कर दिया। यहां पर को कोल्ट है, रॉबर्ट कोल्ट, जिसने राइफल का इंट्रोडक्शन किया। कहते हैं कि शुरुआती दौर जब कोल्ट राइफल बनाते थे तो एक राइफल को बनाने में इन्हें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन आज मशीनों का इंट्रोडक्शन हुआ और रॉबर्ट कोल्ट को, जिन्हें 5 से 6 महीने एक राइफल तैयार करने के लिए टाइम लग रहा है, इन्हें 15 से 20 दिन मिले और अराउंड 50,000 राइफल्स तैयार करनी थी। कैसे पॉसिबल हो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स?
अभी तक रॉबर्ट कोल्ट अपने आप ही काम कर रहे हैं, अब उनको 15 से 20 दिन में 50,000 राइफल्स तैयार करनी है। मींस एक तरह से इनके लिए ये मास प्रोडक्शन की कंडीशन आई कि आपको इतने पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर इतना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है। तो इन्होंने क्या किया, सिंपली ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग ऑफ मशीन्स, मशीनों की, मींस राइफल के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की ड्राफ्टिंग की, मींस फिगर, मेजरमेंट, और जितने भी पार्ट्स हैं इस राइफल में, जितने भी पार्ट्स हैं उसको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पीपल को। रिजल्ट जो हमारा टारगेट था वो स्पेसिफिक टाइम पर पूरा हो गया। मान लिया जाए यदि इस राइफल के 10 पार्ट्स हैं तो ये 10 पार्ट्स के लिए उन्होंने 10 पर्टिकुलर मैन डिसाइड कर लिए, मींस स्किल्ड मैन। आपने केवल उस मशीन का ड्राफ्टिंग दी इन 10 आदमियों को, और ये 10 आदमी अपने अपने पार्ट्स को ही ड्राफ्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। फाइनली ये राइफल वापस तैयार हो जाएगी। ये यूज ऑफ मशीन्स था। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ एक नई कंडीशन भी जनरेट हुई। वो कंडीशन थी रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर मशीनों के इंट्रोडक्शन से एक चीज बढ़ी कि हमें इस मशीनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। तो कैसे इसको पूरा किया जाए? इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए? तो इसके लिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो मर्चेंट्स हैं, या जो ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने सिस्टम ऑफ एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस किया। रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसे बढ़े, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कैसे अधिक से अधिक रॉ मटेरियल मिले, तो उसके लिए इन्होंने सिस्टम ऑफ एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस किया। मींस सेलेक्ट द फार्मर्स और फार्मर peasants to produce raw material। आपने मशीनें इंट्रोड्यूस की, इंडस्ट्री लगी, तो इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी बात हुई कि हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आसमान पहुंच गई। उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए, तो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा सिस्टम ऑफ एडवांसमेंट। यहां पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ओनर है, उसने फार्मर्स को, पीजेंट्स को पैसा एडवांस में दे दिया और बात करी कि रॉ मटेरियल आप हमारे लिए ही प्रोड्यूस करें। ये सिस्टम ऑफ एडवांसमेंट था। इसके बेस पर peasants got एडवांस। अब आपको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, हमने आपको पहले ही एडवांस दे दिया, तो किसानों को एडवांस पैसा पहले मिल गया है फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड फोर्स टू सेल to the concerned।
हमने आपको पहले एडवांस दे दिया है पैसा, और अब आपको मजबूर कर दिया कि इस प्रोडक्शन को हमें ही बेचा जाए। इसका इफेक्ट हमें मींस इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हुआ, और पीजेंट्स या फार्मर्स able to sell their crop easily। आप अपनी फसल आसानी से अब बेच सकते। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल मिल गया और किसान अपनी फसल आसानी से बेच सकती है। तो मशीनों के इंट्रोडक्शन के बाद किस तरह हमारी लाइफ इफेक्ट करी, हम इसको लाइफ ऑफ वर्कर्स और लाइफ ऑफ वीवर्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स की बात करी। अब मशीनों के इंट्रोडक्शन के बाद जो वर्कर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनकी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई, इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, या फिर हमारे पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा।